हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है राष्ट्रीय एकेडमी। और दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और इसका अध्याय क्रमांक 5 जीव प्रक्रम के टॉपिक में अमीबा में पोषण की विधि को समझेंगे। अमीबा में किस तरीके से पोषण होता है, क्या क्या विधि होती है, कौन कौन से अंग जो है पोषण में कार्य करते हैं और किस तरीके से ये सारी प्रोसेस होती है। इस टॉपिक को आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग विषमपोषी पोषण पढ़ चुके हैं। आप सभी को पता है कि जो विषमपोषी पोषण होता है, इसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि किसी अन्य जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लिखे कि अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर। इसी में हमने 3 कैटेगरी बताई थी कि जो विषमपोषी पोषण होता है, इसके अंतर्गत कितने प्रकार के विषमपोषी पोषण आते हैं। तो 3 प्रकार के, जिसमें हमने बताया था एक तो होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में क्या होता है कि कोई भी जीव सड़े गले मरे पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण में क्या हो रहा था कि कोई भी जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के भीतर रहकर या उसके शरीर के बाहर रहकर के उस जीव से पोषण प्राप्त कर रहा है। तीसरी कैटेगरी हमने बताई थी प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको हमको डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि इसके जो उदाहरण हमने बताए थे, 2 उदाहरण बताए थे। जैसे सबसे पहले तो प्राणी संपोषण की परिभाषा बताई थी प्रीवियस लेक्चर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देखोगे तो आपको विषमपोषी पोषण के तीनों प्रकार आपको समझ आएंगे। जैसे कि विषमपोषी जो पोषण है उसमें प्राणी संपोषण के अगर हम समझे तो वो ये होता है कि ऐसा पोषण जिसमें जीव क्या करते हैं, सबसे पहले जो अंत ग्रहण करते हैं। अंत ग्रहण का मतलब होता है कि खाने को सबसे पहले मुख द्वारा या किसी अन्य अंगों के द्वारा जो है ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद उस खाने का क्या होता है, पाचन होता है। पाचन हो जाने के बाद में जो हमने खाना खाया या जो हमने पोषण प्राप्त किया, उसमें से सारे पोषक पदार्थ हमारे शरीर में घुल जाते हैं, यानी कि अवशोषण की क्रिया हो जाती है। ठीक, अवशोषण की क्रिया हो जाने के बाद में क्या होता है कि जो भी अन्य वेस्टेज पदार्थ होता है, उत्सर्जित पदार्थ होता है, उत्सर्जन के द्वारा हमारे शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसके हमने उदाहरण क्या क्या देखे थे, एक तो मनुष्य देखा था। अब मनुष्य को उदाहरण हमने इसलिए लिया है यहाँ पर कि अगर हम कक्षा 10वीं विज्ञान की बुक को अगर देखें तो उसमें मनुष्य में पाचन एक संपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है। और इसके अलावा हमने देखा था अमीबा। ठीक है, अमीबा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमीबा के बारे में भी जो है आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें अमीबा में पोषण ग्रहण करने की विधि का डायग्राम है और उसके बारे में डिटेल दी हुई है। तो ये हमने 2 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो उदाहरण है उनको लिखा था। इसके अंतर्गत आज जो है हम पहला मेन टॉपिक प्राणी संपोषण का जो उदाहरण है उसको समझने जा रहे हैं, जिसमें हम अमीबा के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को समझ में आया कि अमीबा को हम प्राणी संपोषण में क्यों रख रहे हैं। क्योंकि जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आगे आपको पता चलेगा प्राणी संपोषण की जो परिभाषा है, जिसमें वो अंतःग्रहण करता है, पाचन करता है, अवशोषण करता है और फिर उत्सर्जन करता है। इस वजह से हम लोग जो है अमीबा को प्राणी संपोषण के अंतर्गत रख रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो जो पिछला हमने देखा था वो एक बैकग्राउंड था, पृष्ठभूमि थी, जिसके आधार पर आप इसको समझेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो ये है कि अमीबा में पोषण विधि। अमीबा में पोषण विधि। अब अमीबा में पोषण विधि के पहले आपको ये समझना होगा कि आपने क्या अमीबा देखा है। तो जवाब है हाँ, अमीबा हम लोगों ने किताबों में काफी डायग्राम देखे हैं। और पिछली कक्षाओं में आपने देखा होगा कि जब हम जीवों की बात कर रहे थे तो जो जीव थे वो 2 तरीके के थे। एक तो एक कोशिकीय थे। ठीक, एक कोशिकीय यानी कि जिनका शरीर केवल और केवल किससे बना है,
तो एक कोशिका से। ठीक है, इसमें हमने उदाहरण में क्या देखा था, अमीबा था, पैरामीशियम है ना। ये सारे जो जीव है वो कैसे है, एक कोशिकीय जीव है। और दूसरा आता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जो कि कैसे होते हैं, एक से अधिक कोशिका के, जिनका शरीर जो है एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। ये आप सभी को पता है। और आपने एक चीज क्लास में ये पढ़ी थी 9th में कि अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। अब एक कोशिकीय जीव का मतलब ये होता है कि इसका शरीर केवल एक कोशिका से बना है, तो इसी कोशिका के अंदर उसके सारी क्रिया होगी, उससे श्वसन भी होगा, उससे पाचन भी होगा, उससे परिसंचरण भी होगा, है ना। इसी से जो है उसका प्रजनन भी होगा, यानी कि एक नई संतान बनाएगा, और इसी से उसका जो है अवशोषण है। ठीक है, अवशोषण के बाद में उत्सर्जन है, यानी कि एक ही कोशिका सारी उसकी जैविक क्रियाओं को कार्य करने में सहायता करेगी, केवल और केवल एक कोशिका। अब जैसे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होते हैं कि अलग अलग तंत्र जो है अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे हमारे पास में श्वसन तंत्र बनाने के लिए अलग सेल्स होती है, पाचन तंत्र अलग होता है, परिसंचरण के लिए अलग सिस्टम होता है, प्रजनन के लिए अलग सिस्टम होता है। लेकिन अमीबा के पास में केवल और केवल एक ही कोशिका है जिससे उसको सारे काम करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और इसमें जब अगर हम वो पोषण विधि को अगर समझेंगे तो पोषण विधि में क्या होता है कि इसी कोशिका में उसके सारे के सारे पोषण का कार्य होगा और इसी में पाचन होगा। तो सबसे पहले हम अगर एक अमीबा के डायग्राम को देखें तो अमीबा का कोई भी एक फिक्स आकार नहीं होता है। अमीबा किसी भी तरीके का होता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आकार निश्चित नहीं होता है ना, आकार निश्चित नहीं है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें पोषण की, तो इसमें जो पोषण होता है, इसमें पोषण ग्रहण करने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, भक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, भक्षण, जिसे हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं। भक्षण कैसे होता है, जैसे हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं तो हम हमारे भोजन के अंतर्गत क्या होता है कि मांसाहारी भोजन होता है, इसके अलावा शाकाहारी भोजन होता है, पेड़ पौधे पत्तियां इत्यादि होता है। लेकिन असल में इनके लिए जो भोजन होगा ना, इनके लिए भोजन क्या क्या हो सकता है, तो इनके लिए भोजन जो है जीवाणु हो सकते हैं, है ना। छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, ये इनके लिए भोजन का कार्य करते हैं। तो इनके भोजन के लिए क्या होता है कि जो भोजन ग्रहण करने की विधि होती है, सबसे पहले तो उस विधि को हम लोग भक्षण या फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब वो कैसे होती है तो इसको समझते हैं। तो टॉपिक आप सभी को पता है कि अमीबा में पोषण ग्रहण करने की विधि को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं कि अमीबा में अमीबा में पोषण ग्रहण करने की विधि, पोषण ग्रहण की विधि को क्या लोग हम क्या कहते हैं, भक्षण कहते हैं। भक्षण का मतलब मारना होता है, और ये क्या करते हैं, किसी अन्य कोशिका को मार करके ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इसे जो है भक्षण कहते हैं। क्योंकि जो जीवाणु है, जीवाणु भी एक प्रकार की क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, भक्षण कहते हैं। अब भक्षण में क्या होता है कि इनके पास में एक प्रकार का कोई अंग नहीं होता, जिसे हमारे पास खाने के लिए क्या होता है, मुख होता है, लेकिन इनके पास मुख नहीं होता है। तो ये कैसे भक्षण करने का कार्य करते हैं, तो हम लोग जैसे अगर इसको देखें तो अमीबा में पोषण की विधि, हम एक तरफ अमीबा का डायग्राम बनाते हैं ताकि आसानी से समझ में आए कि क्या, जैसे ये हमारे पास में एक अमीबा है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, और ये हमने उसका केंद्रक दे दिया, यानी कि ये केवल और केवल किसी कोशिका है,
एक कोशिका है, ठीक है। इसके अंदर हमने कोशिका द्रव्य भी डाल दिया, क्योंकि कोशिका है तो कोशिका में कोशिका द्रव्य भी होगा। और ये जो बाहर की तरफ है ना, ये जो संरचना बनी हुई है, इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं हम लोग इसे? कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर जो ये पानी जैसा पदार्थ भरा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य कहा, और ये इसका केंद्रक है, ये केंद्रक। अब अगर हम देखें तो पोषण की विधि में सबसे पहला जो है वो, अगर कभी इसकी विधि का अगर हम देखें तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि भोजन का पहचान करना। अब अमीबा जो है, अमीबा के पास अगर कोई भी सूक्ष्म जीव आता है, जैसे जीवाणु आता है, तो सबसे पहले तो उसको अपने भोजन की क्या करना पड़ती है? पहचान करना पड़ती है। जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए या शैवाल हो गए, तो ये जब आते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है कि अपनी जो है कोशिका झिल्ली से, तो इसमें हम लिख देते हैं कि ये जो कोशिका झिल्ली जो बाहरी संरचना दिख रही है, ठीक है, ये बाहरी संरचना कोशिका झिल्ली होती है। तो अमीबा जो है, अमीबा के संपर्क में या आसपास जैसे ही कोई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया या शैवाल आता है। अब ये जो शैवाल या बैक्टीरिया है, ये क्या है? उसके लिए भोजन क्या कार्य करेंगे, मतलब इनको ही वो अपना भोजन समझेगा। तो इन्हें हम भोजन कण भी कह सकते हैं कि अमीबा के संपर्क में या आसपास बैक्टीरिया या शैवाल या भोजन कण आते हैं तो क्या होता है? ये जो इसकी कोशिका झिल्ली हो रही है, कोशिका झिल्ली को पता चल जाता है कि कोई भोजन आ गया है और उसकी पहचान करती है। तो इस कोशिका झिल्ली में से क्या होता है? एक उंगली नुमा संरचना निकलती है। तो इस झिल्ली से एक अंगुली नुमा संरचना निकलती है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोटपाद कहते हैं। अब ये कोटपाद कैसे होते हैं? तो जैसे हमने देखे, जैसे सबसे पहले है तो हमने एक जो अमीबा है उसका डायग्राम बनाया। अब इस अमीबा में ये क्या होगा कि ये जैसे एक ऐसे छोटे पैर नुमा संरचना दिखाई देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? कोटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? कोटपाद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर भोजन का कण है, ये भोजन का जैसे कण है, या यहाँ पर कोई शैवाल है या कोई बैक्टीरिया है, तो ये क्या करती है? जो कोशिका झिल्ली होती है वो अपने झिल्ली में से क्या करती है? उंगली नुमा संरचना निकालती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। जिसके कारण वो जो है किसकी तरफ गमन करना लगती है? वो भोजन कण की तरफ गमन करने लगती है। इसके पश्चात क्या होता है कि दूसरी जो प्रोसेस होती है, दूसरी प्रोसेस में क्या करता है कि अमीबा भोजन कण को चारों तरफ से घेरता है। भोजन कण को घेरता है चारों तरफ से। तो जैसे कि मान लीजिए अब ये अमीबा यहाँ से अपनी गति करते हुए इसके चारों तरफ आ गया, तो ये क्या करता है? ये उसके कूटपाद होते हैं, ठीक है। ये इसने क्या कर लिया? भोजन को चारों तरफ से क्या कर लिया? घेर लिया। घेर लेने घेर लेने के पश्चात क्या होता है कि ये जो गोलाकार संरचना होती है जिसमें भोजन कण आ जाता है, इसे हम कहते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या कहते हैं? खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल बोलते हैं हम लोग इसे। तो भोजन को चारों ओर से घेरता है। ये कूटपाद के सहारे जो है अमीबा अपनी गति करते हुए भोजन के चारों तरफ जाता है, एक घेराव डालता है। और घेराव डालने के बाद में क्या होता है कि जो अपनी कूटपाद होते हैं, कूटपाद को उस भोजन के चारों तरफ से घेर लेता है और किसका निर्माण करता है?
वो खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। खाद्य रिक्तिका का निर्माण होने के बाद में तीसरी जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि ये क्या करता है, अब खाद्य रिक्तिका में जो भोजन है वो आ गया, अब इस भोजन को क्या करेगा, पचाएगा, यानी कि पाचन करेगा। तो पाचन करने के लिए क्या होता है कि उसके जो कोशिका द्रव्य होते हैं, ये जो अमीबा है, ये अमीबा के हमने जैसे कोटपाद है, इसमें भोजन आ गया है, ये फूड कण है, ठीक है, जिसे हम लोग भोजन बोलते हैं। अब क्या होगा कि इसके इस जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में मान लीजिए कि ये छोटे छोटे क्या है, पाचक एंजाइम है। ये पाचक एंजाइम निकलते हैं, इस भोजन को क्या करते हैं, तो भोजन को जटिल अणु से क्या करते हैं, सरल अणु में तोड़ देते हैं, सरल अणु में तोड़ देते हैं। और सरल अणु में तोड़ने के बाद में क्या हो जाता है, उस जो सरल अणु है उनका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, यानी कि उससे ऊर्जा के कौन प्राप्त कर लेता है, अमीबा प्राप्त कर लेता है। और अवशोषण होने के पश्चात पाचक या पोषक पदार्थ नहीं होते हैं तो अमीबा क्या करता है, उसे बहिष्करण कर देता है। बहिष्करण मतलब शरीर से बाहर कर देता है, और फिर अपने जो कूटपाद होते हैं वो सामान्य तरीके की संरचना में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है अमीबा अपना क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करने की विधि को संपन्न करता है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से जैसे बताया है कि एक ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा में ये क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या है, एक द्रव भरा है जिसे हम लोग को, इस द्रव को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका द्रव्य, ठीक। ये हमारे पास में केंद्रक है। सबसे पहली घटना तो यह होती है कि जैसे ही क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या बता दिया यहाँ पर, ये क्या है, भोजन का कण है ना, भोजन का कण है। अब जैसे मान लो जैसे ही ये क्या होता है कि अमीबा के संपर्क में आता है, तो ये जो कोशिका झिल्ली है अमीबा की, ये क्या करने लगती है, तो हम लोग अमीबा को यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं। तो इसकी ये जैसे मान लीजिए ये भोजन कण है, ये जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है अमीबा की, वो क्या बनाने लगती है, कूटपाद संरचना बनाती है। आगे चल के क्या करता है, ये जो अमीबा है, अमीबा में जो कूटपाद संरचना होती है वो क्या करती है, भोजन को अपने चारों तरफ से घेर लेती है। ये जैसे मान लीजिए ये हमने अमीबा बनाया और इसके अंतर्गत हमने ये एक खाना बता दिया, ये भोजन कण है। तो ये जो कूटपाद होते हैं, कूटपाद आगे चल के क्या करते हैं कि एक रिक्तिका का, एक खाली जगह का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या कहते हैं हम लोग इसे, खाद्य रिक्तिका। एक खाद्य रिक्तिका में भोजन क्या होता है, चारों तरफ से बंद हो जाता है, और अब इसका क्या होने लगता है, तो इसके कोशिका द्रव्य में क्या है, इसके कोशिका द्रव्य में पाचक एंजाइम है। पाचक एंजाइम क्या करने लगते हैं कि ये जो खाना है, ये जो खाना आया हुआ है, जटिल अणु होगा। जटिल अणु को क्या करता है कि ये सरल अणु में तोड़ता है, और सरल अणु में तोड़ने के बाद जो भी सरल पोषक पदार्थ होते हैं उसका अवशोषण अमीबा करता है, और बचे हुए पदार्थ को अमीबा फिर दोबारा क्या करता है, अपनी इस झिल्ली को क्या करता है, फाड़ता है। क्योंकि उसने जो है कूटपाद की संरचना किससे बनाई, तो झिल्ली से बनाई, और खाद्य रिक्तिका में जो झिल्ली है वो चारों तरफ से बंद हो गई। अब अमीबा क्या करता है कि अपनी जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को किसी जगह से फाड़ देता है, और जो अपचित भोजन होता है, मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई पोषक पदार्थ नहीं होता है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है, यानी कि बहिष्करण की क्रिया कर देता है। ठीक है।
इस तरीके से अमीबा में पोषण विधि होती है, मतलब अमीबा में जो भोजन ग्रहण करने की विधि होती है। तो एमपी बोर्ड ने अभी तक इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा है, केवल और केवल एक बार प्रश्न आया हुआ है कि अमीबा में पोषण विधि का चित्र बताइए पूरा। तो ये जो चित्र आप जो देख रहे हैं, इस तरीके से आप जो है अमीबा में पोषण विधि को बता सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमारे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी पुस्तक के अंतर्गत लिखी हुई है। तो अमीबा में पोषण विधि आपको समझ में आई। अगर आप देखो कि इसी तरह की लगभग जो विधि होती है पोषण ग्रहण करने की, वो मनुष्य में भी पाई जाती है। इसलिए मनुष्य में पाचन को एक अलग टॉपिक के रूप में दिया हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग मनुष्य में पाचन को हम समझेंगे, जिसके के अंदर मुख से कैसे ग्रहण होता है, कैसे पाचन होता है, कैसे अवशोषण होता है और कैसे शरीर से बाहर वेस्ट पदार्थ को निकाला जाता है। तो आई होप आप सभी को जो है ये लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपको इसी तरीके के लेक्चर चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त लोग हैं जो कि क्लास 10th में हैं, उन तक ये वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें। थैंक यू सो मच।